अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं। सी फैब 3 का दिसंबर 23 के लिए सेशन शुरू हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले हम आज का एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, इसमें ऐसा है कि हमारे वर्कशॉप के दो पार्ट्स हैं। सर अरीब ने काफ़ी सारा आपके लिए जो है वो क्या कहते हैं स्पेशल सेगमेंट रखा है। तो सी फैब 3 SPM वर्कशॉप स्टार्ट में मैं कुछ बात आपसे करूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे जिसे कहते हैं कि मेन जो सर हाफिज अरीब हैं, जो क्या कहते हैं हमारे SPM का ऑलमोस्ट 2/3 एरिया 67% 70% एरिया पढ़ाते हैं, वो फिर जो है इंशाल्लाह क्या कहते हैं आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं एजेंडा बता देता हूँ। एजेंडे में शुरू में हम थोड़ा सा एग्जामिनर कमेंट से बात करेंगे, कॉमन मिस्टेक से बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद अप्रोच से बात करेंगे कि क्या अप्रोच होनी चाहिए फॉर रिमेनिंग डेज, ठीक है जी। और थोड़ी सी बात कुछ ग्रेड पे भी कर लेंगे, जो ग्रेड है ना ICAP की ग्रेड पे भी बात कर लेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं हैंड ओवर कर दूंगा और सर अरीब को। सर हाफिज अरीब हमें जल्द ज्वाइन करेंगे। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके साथ जो है वो सर टेक्निक से बात करेंगे, कुछ पेपर टेक्निक से बात करेंगे। और साथ साथ विंटर 2022 का पेपर जो है तकरीबन आपसे कोशिश की जाएगी कि क्लास में ही सॉल्व करा दिया जाए विंटर 2022। अच्छा, सॉल्व कराना मकसद नहीं है, आंसर तो इसका ICAP पे भी मिल जाता है, ठीक है। ड्यूरेशन इंशाल्लाह 5:30-6 बजे तक इंशाल्लाह सेशन एंड हो जाएगा, जैसे हमने कहा था। बीच में हम नमाज का ब्रेक सर अरीब जो है वो आपको दे देंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह से चलेगा। विंटर 22 का पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा, सिर्फ आंसर ICAP का दिखाने मकसद नहीं है। सवाल को अप्रोच कैसे करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, किन पॉइंट्स को एग्जामिनर ढूंढ रहा होता है, ये सारी की सारी बातें आपको विंटर 22 के पेपर में मिलेंगी, ठीक है। तो प्लीज यार, ये जो सर अरीब का सेशन है बाद वाला, ठीक है, थोड़ा लेंथी सेशन भी होगा, मेरा सेशन थोड़ा छोटा है, तो प्लीज इसको मिस नहीं करिएगा। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ होने जा रही हैं, क्योंकि SPM के साथ एक मसला है जो मैं भी अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो है SPM का रिजल्ट जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, थोड़ा सा पहले मैं बात कर लेता हूँ समर 23। अच्छा, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ लिए हैं? येस और नो में जवाब देंगे। जिन्होंने पढ़ लिया वो येस करेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नो करेंगे। एग्जामिनर कमेंट पिछले 3 अटेम्प्ट के जिन्होंने पढ़े हैं मुझे जरा येस कर दें, और किसी ने नहीं पढ़े तो नो कर दें। कोई मसला नहीं है, अगर नो भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम सीखने के लिए बैठे हैं। मगर एक मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैं जिस ऑडियंस से बात कर रहा हूँ कि हमारे पास किस तरह का आज ऑडियंस अवेलेबल है। एग्जामिनर कमेंट येस और नो जवाब देंगे चैट के थ्रू। आज तक आपने पढ़े सी फैब 3 SPM के? नहीं पढ़े? अच्छा, नहीं पढ़े। और बाकी लोग का क्या ख्याल है? नहीं आए? एक अटेम्प्ट के पढ़े हैं हम, हमजा ने, ठीक है हमजा, दैट्स नो 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 इश्यूज। बाकी के हम देखते हैं नहीं पढ़े, ओके, माइस गोल, ओके, नो इश्यूज, नहीं पढ़े आपने। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखिएगा यार, एग्जामिनर कमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, दो वजह से इंपॉर्टेंस है। एक तो ये ओवरऑल जनरल कमेंट जो मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा, और स्पेसिफिक कमेंट है। जो स्पेसिफिक कमेंट मैं आपके सामने नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने शायद पेपर अभी अटेम्प्ट नहीं किए। तो स्पेसिफिक कमेंट पढ़ने से क्या होगा, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो सस्पेंस को, सीक्रेट को मैं ब्रेक नहीं करूंगा कि एग्जामिनर ने क्या पूछा, कैसे पूछा, वो आप स्पेसिफिक देख लेंगे। मगर जनरल कमेंट में मेरी बात करने की जो है ना यहाँ पे जरूरत है, इसलिए मैं जनरल कमेंट में बात करना चाहूंगा। गौर से देखिएगा जनरल कमेंट्स क्या कह रही है। द ओवरऑल पासिंग परसेंटेज 30% हुआ। द ओवरऑल पासिंग परसेंटेज इन दिस सेशन हैज शोन एन इंप्रूवमेंट एज कंपेयर टू प्रीवियस पासिंग परसेंटेज ऑफ 26। एक अच्छी बात है कि इंप्रूवमेंट आई है। अच्छा, इंप्रूवमेंट आती है तो उस अटेम्प्ट के लिए तो अच्छा होता है, मगर अगली अटेम्प्ट के लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, अगर एक अटेम्प्ट में रिजल्ट अच्छा आ जाता है, ICAP का जो पास ट्रेंड है नॉर्मली जो देखने को आया है, तो अगली अटेम्प्ट में फिर क्या चांसेस होते हैं कि रिजल्ट और बढ़ता है या डिप करता है? क्योंकि मुझे याद है इससे पहले 24% था, यानी कि अभी 30% है, इससे पहले 26 था, उससे पहले 24 था। तो क्या एक एक आपके दिन में एक्सपेक्टेशन आ रही है कि क्या हो सकता है पासिंग परसेंटेज के बारे में? पार्टिसिपेट करते हैं, जितना पार्टिसिपेट करेंगे देखें उतना जो है वो सेशन में मजा भी आएगा। मे बी पॉसिबल यस के पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा शायद ड्रॉप कर जाए, क्योंकि थोड़ा सा हमने देखा है कि नॉर्मली कंसिस्टेंट नहीं रहता, ऊपर नीचे हो रहा होता है, ठीक है ना, ऊपर नीचे हो रहा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउएवर रिकरिंग इशू, देखें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिकरिंग इशू। रिकरिंग का इशू का मतलब है कि एग्जामिनर तंग आ गया इस इशू से। रिकरिंग इशू, रिकरिंग इशू क्या है? सिमिलर टू दोस इन प्रीवियस सेशन, सिमिलर टू दोस इन प्रीवियस सेशन। प्रीवियस सेशन में भी ये इशू आ रहा था, वाज वन अगेन ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व किया, जरा गौर से देखिएगा। पहली बात ये, एग्जामिनीज स्ट्रगल्ड विद इनफ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मुझे कल भी मैसेज आया, मुझे उससे पहले भी मैसेज आया, मुझे काफी बार मैसेज आया कि सर आप C फैब 3 SPM पढ़ाते हैं, मुझे ये बता दें सर मैं कौन से चैप्टर करके जाऊं, कौन से चैप्टर छोड़ के जाऊं।
तो मैंने उनको यही बोला कि भैया कुछ भी छोड़ के ना जाओ, एग्जामिनर ज्यादातर अब वो चीजें पूछ रहे हैं जो पहले ज्यादा नहीं पूछी जाती थी। इसका आपको सबूत नजर आ रहा है। ये वर्डिंग क्या है, वंस अगेन का क्या मतलब होता है, एक बार फिर। एग्जामिनर का ये शिकवा है। ये मैं प्रीवियस कमेंट भी पढ़ाऊंगा, तो भाई पहले तो ये ध्यान में रख लें, अगर आप में से किसी की अभी सेलेक्टिव स्टडीज हुई हुई है तो फौरन जाके आप अपना जो पेंडिंग एरिया कंप्लीट कर लें। आज 19 नवंबर है, अभी हमारे पास पेपर में 2 हफ्ते हैं एटलीस्ट। अगर आपका एफएफआर का पेपर भी है लेट से, तो भी आपके पास आज के दिन के बाद 2 हफ्ते मौजूद है। इन 2 हफ्ते में मैं समझता हूँ कोई सा एरिया ऐसा नहीं है एसपीएम का जो आप कवर ना कर सके। जो एरिया आपने अनटच रखा हुआ है, अभी तक नहीं किया है, कोई भी वजह है, किसी भी वजह से, आप उसको प्लीज कवर करके जाइएगा। ये एग्जामिनर कह रहा है, बार बार मसला आ रहा है कि आप जो है इनफ्रीक्वेंटली टेस्टेड क्वेश्चन पे जा रहे हैं। और सर जब आपको विंटर बाइज का एरिया कराएंगे ना, तो आपको हाईलाइट भी करा देंगे कि कौन से सवाल ऐसे थे जो पास में ज्यादा नहीं पूछे जाते थे मगर एग्जामिनर ने विंटर बाइज में पूछे। समझते ही हम सस्पेंस रख रहे हैं, वो आपका मॉक हो जाएगा इसमें से इंटरनली। मेरी बात समझ आ रही है? तो पहला लर्निंग आउटकम ये हुआ कि भाई इनफ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे हमने काम करना है। दूसरी बात, फर्दर मैनी एग्जामिनर्स प्रोवाइडेड वीक एक्सप्लेनेशन एंड रिकमेंडेशन इन द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। मसला ये आ रहा है, हम सिनेरियो से नहीं यूज टू हो पा रहे हैं। वीक एक्सप्लेनेशन एंड रिकमेंडेशन इन द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। क्या मतलब हुआ भाई? देखें, एक बात समझिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, आप सबको ये बात पता है, मुझे आज ये बात करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। क्या कि भैया हम जब सेशन शुरू करते थे तो हमने बहुत सारी बातें की थी कि यार ये जो इतना आपको एसपीएम की तरफ लेके गए हैं, ये जो एक ट्रांजिशन आ रहा है, ये जो बीएफडी, ये जो बीएमएस से आपको एसपीएम में लेके जा रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आपको एमएसए 2 के लिए तैयार किया जा रहा है। आइडिया है आपको ये बात का? आपको एमएसए 2 के लिए तैयार किया जा रहा है। पहले ये बीएमएस होता था, रट्टे वाली चीजें भी चल जाती थी, अब ऐसा नहीं होता। अभी एमएसए 2 के लिए तैयार कर रहा है, इसीलिए एसपीएम आया है। इसीलिए मैं जब ग्रिड पे बात करूंगा आज सेशन में, आगे जाके मैंने ग्रिड पे कुछ बात करनी है इंशाल्लाह, तो आपको नजर आएगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट की एक अलग से ग्रिड है। तो कहने का मतलब है कि भैया एग्जामिनर अब चूंकि एमएसए 2 में लेके जा रहा हूँ, एमएसए 2 में क्या होता है, सिनेरियो आते हैं, 6-6 पेज के सिनेरियो होते हैं, 18 पेज का पूरा पेपर होता है, 3 सवाल होते हैं, मगर 16 से 18 पेजेस का क्वेश्चन पेपर होता है। तो इट मीन तो आपको आज ही तैयार कर रहा है कि जब एमएसए 2 में जाओ तो आप वहां के क्वालिटी, वहां के लेंदी, वहां के कॉम्प्रीहेंसिव सिनेरियोज में ज्यादा परेशानी ना फेस करें, ज्यादा परेशानी ना फेस करें। तो ये एग्जामिनर कह रहा है कि यार अभी भी मसला आ रहा है कि हम बहुत अच्छा सिनेरियो से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हम सिनेरियो के हिसाब से नहीं लिख पा रहे, हम सिनेरियो में अप्लाई नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। ये जो मैंने अप्रोच है बात करनी है ना, ये अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन मिस्टेक्स को एड्रेस करने के लिए अप्रोच क्या है, अभी थोड़ी देर में बात हो रही है, तो ये अप्रोच भी देखनी है जरूर। और ये आगे तक आपने जो है ग्रिड को भी फॉलो करना है और फिर सर का सेशन भी देना है। अच्छा, इंडिकेटिंग है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, एक तीसरी बात आ गई। दूसरी बात क्या आ गई कि आप सिनेरियो में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तीसरी बात ये आ गई लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद है? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से मुराद ये है कि यार हमने रट्टा तो मार लिया, हमने जो है वो क्या कहते हैं बुक से रीडिंग तो 3-4 बार कर ली, मगर मसला ये आ रहा है कि जब हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहां ऐसा लग रहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो लोग हमसे सेशन लेते हैं, जो लोग हमसे लेक्चर लेते हैं, या जिन्होंने मुझसे कोई क्या कहते हैं डेमो वगैरह लिया, तो आपने देखा होगा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की भौचाल होती है। लोकल एग्जांपल भी दी जाती हैं, इंटरनेशनल एग्जांपल भी दी जाती है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भी बात की जाती है, पाक सुरू की भी बात की जाती है। ये सारी बातें इसलिए की जाती है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ये पेपर अंडरस्टैंडिंग के बगैर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सिनेरियो बेस्ड पेपर होता जा रहा है और हो गया है ऑलमोस्ट। अब आप देखें हर सवाल में सिनेरियो होगा कोई ना कोई, ठीक है। सिनेरियो की क्वालिटी अभी थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है, अभी इतना अच्छा सिनेरियो नहीं है जैसा ICCA में आता है, मगर बहरहाल वो जो रट्टे वाली चीजें थी वहां से बाहर आ गए। तो तीसरी काम की बात जो हमें नजर आई वो ये नजर आई कि हमने अंडरस्टैंडिंग में फोकस करना है। अगर आपने रट्टा लगा लिया कि पोर्टर डायमंड का, तो बेकार है। आपको पता होना चाहिए पोर्टर डायमंड उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब नेशनल लेवल पे नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में बात होती है। आपको पता होना चाहिए कि पोर्टर 540 उस वक्त एप्लीकेबल होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ये जब इंडस्ट्री एनालिसिस की बात होती है। आपको पता होना चाहिए कि जब इंटरनल एनालिसिस की बात होती है तो वहां पे हम सॉर्ट एनालिसिस लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात होती है तो वहां पे हम पेस्टल लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब मार्केट ग्रोथ और मार्केट साइज को कंपेयर करते हैं तो बोस्टन लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब हम ओवर द लाइफ बात करते हैं, प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी में बात करते हैं, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अप्लाई होना चाहिए। ये सारी बातें अगर आपको पता होंगी ना, तो इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आपने अगर रटा लगाए हुए कि बीसीजी मैट्रिक का मरतबा मैं ऐसे बना दूंगा, नो, मसला हो जाएगा। लास्ट टाइम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का सवाल है, लास्ट टाइम या उससे लास्ट टाइम यकीन करें जिनकी अंडरस्टैंडिंग थी उन्होंने मैसेज करके बोला सर लाइफ साइकिल का लेक्चर काम आ गया। तो माय पॉइंट इज कि प्लीज अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें, रेक्टिफिकेशन से बाहर आ जाएं। कैसे होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग? इसके लिए पास्ट में मैंने बात की थी कि यार इसका तरीका ये होता है कि पहले आप कॉन्सेप्ट को समझें, अंडरस्टैंड करें,
ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, चाहे आप नेट से सर्च कर लें, चाहे आप हमसे पूछ लें, किसी से भी देख लें, मगर आप पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। उस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाएं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाने के बाद जब आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लेंगे, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखें ताकि आपको उनको रिवाइज करने में आसानी हो। तो दिस इज हाउ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स, और फिर उसको रिवाइज भी करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करें। आजकल आप देखें ना कितना ज्यादा काम चल रहा है आजकल। बेस्ट एग्जांपल मैं दूं आजकल पेस्टल की, सोशल सोशल उसकी आप देखें, पेस्टल की बेस्ट एग्जांपल आजकल चल रही है, पेप्सी उम्रे में भेज रहा है, पेप्सी उम्रे में भेज रहे हैं, सुना है आपने, बाइकआउट चल रहा है ना आजकल भाईजान, और होना भी चाहिए। पेप्सी उम्रे में भेज रहा है, ये बेस्ट एग्जांपल है पेस्टल के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर की, वही वो सोशल फैक्टर को देख रहा है, वहां वो इसराइल की मदद कर रहा है, वहां वो इसराइली फौजियों की मदद कर रहा है, इसराइल में बैठ के पाकिस्तान में कह रहा है यार आप पेप्सी ले लो, कुरानदाजी में आ जाओ, 1000 रुपए की पेप्सी ले लो, हम आपको उम्रा कराने भेज देंगे, कुरानदाजी में नाम आ जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, सोशल फैक्टर्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब है कि अगेन यू शुड बी एबल टू अप्लाई व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंटरनल वर्ल्ड एज वेल एज एक्सटर्नल वर्ल्ड, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 बातें इन्होंने की हैं, ठीक है, टू डू बेटर एग्जामिनिंग द देयरफॉर एनकरेज टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर कॉन्सेप्ट। ये देखें बात कर दी इसने कि आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे एंड प्रैक्टिस देयर एप्लीकेशन। तो प्रैक्टिस देयर एप्लीकेशन में बात करता हूँ, ठीक है, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा एक और बात, मैं एक और कमेंट आपके सामने पढ़ूंगा, फिर मैं जरा अप्रोच पे बात करता हूँ, क्योंकि ठीक है बातें तो एग्जामिनर ने भी कर दी हैं, हम अप्रोच कैसे अच्छी करेंगे इस बात कर लेते हैं। एक और जनरल कमेंट आपके सामने आ गई, ये उससे पिछले अटेम्प्ट के और से देखिएगा, थोड़ा जल्दी लेके चलेंगे इसको इस बार। द ओवरऑल पासिंग परसेंटेज इन दिस सेशन हैज शोन अ मार्जिनल इंप्रूवमेंट, लास्ट टाइम 30 था, इस बार 26 है, थोड़ा सा इंप्रूव क्या कहते हैं, वैसे तो क्या कहते हैं ये 26 कम था, मगर ये कि 24 उससे पहले 24 था तो उससे बेहतर हो गया। और इट वाज अगेन नोटेड, अगेन का मतलब है कि वो वापस से ये बातें कर रहा है जो पीछे कर चुका है, अगेन नोटेड, यानी कि वो पहले भी ये बात कर चुका था किसी साल में कि प्रीवियस सेशन, like in previous session examinees perform poorly in question that were less frequently examined। यार सेलेक्टिव स्टडी को आप प्लीज नो कर दें, नो कर दें, सिलेक्टिव स्टडीज का कोई सीन ही नहीं है। सिलेक्टिव स्टडीज से करके, क्योंकि पेपर में कोई इतने कुछ 9-10 सवाल थोड़ी आते हैं, पेपर में तो 6 सवाल आते हैं ऑलमोस्ट, या 7 आ जाते हैं मेरे ख्याल से। तो यार अगर पेपर में 6 गिनती के सवाल आ रहे हैं, उसमें से भी एक सवाल अगर आपको नहीं आता तो आप पे क्या गुजरेगी पेपर पे। ठीक है, तो और एग्जामिनर ऐसे फ्रीक्वेंटली टॉपिक एक से ज्यादा पूछ रहा है, यानी कि ऐसा भी होता है कि एक ही पेपर में 2 से 3 इनफ्रीक्वेंटली टेस्टेड टॉपिक आ गए, तो वहां आपका क्या होगा फिर यार। ठीक है, तो प्लीज यार एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात मैं की थोड़ा क्विकली लेके चलेंगे, तो ऑलरेडी इस पर बात हो चुकी है। मैनी एग्जामिनी जनरली प्रोवाइडेड वीक एक्सप्लेनेशन एंड रिकमेंडेशन इन द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। वीक एक्सप्लेनेशन एंड रिकमेंडेशन, सिनेरियो में आप नहीं अच्छा कर पा रहे, विच शोड पुअर ग्रेस्प ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, कि आपका सब्जेक्ट मैटर जो है वो आप उससे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट वही बात की जो पीछे की थी, एग्जामिनर देयरफॉर एडवाइज टू स्पेंड रीजनेबल एफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंडिंग में काम करें। 5 सुजुकी की एग्जांपल हम बेवकूफ नहीं कि बार बार प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी दे रहे हैं, शॉर्ट एनालिसिस में भी दे रहे हैं, हाँ पोर्टर 5 फोर्सेस में भी बातें कर रहे हैं उसकी, नहीं यार, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यही 3 बातें इसने यहाँ पे की हैं पास। अच्छा एक और बात, एग्जामिनर कमेंट है यार, आप ना इसको भी यूज करें प्लीज, ये क्वेश्चन वाइज बड़े इंपॉर्टेंट कमेंट्स है। आपको 7 सवाल पेपर में पूछे गए, कभी 6 आते हैं कभी 7 आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए किस सवाल में मैंने क्या परफॉर्म किया है, अबव एवरेज परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया है। अगर पूरी दुनिया जो है 56% पासिंग परसेंटेज पे जा रही है और आपका सवाल गलत हो रहा है, इट मीन ये लम्हा फिक्री है, पूरी दुनिया का जो पासिंग परसेंटेज 70 है और आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया है, यू शुड इनकरेज योर सेल्फ, यू शुड बैक योर सेल्फ, यू शुड मोटिवेट योर सेल्फ कि नहीं यार मैंने मुश्किल सवाल अच्छा कर लिया है, मैं पेपर में भी और अच्छा कर सकता हूँ। अपने आप को उठाना होगा उस केस में, मगर रियलिस्टिक रहे, रियलिस्टिक रहे, धोखे में ना रखें अपने आप को। अच्छा प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं इस पर बात करता हूँ, एक कमेंट और देखते हैं फिर हम बात करेंगे प्रैक्टिस पे। अच्छा ये तीसरा कमेंट और देख लें, ये पहली अटेम्प्ट थी समर 22 की, जब पहली बार एसपीएम हुआ। मैं तीनों वो कमेंट्स पढ़ रहा हूँ जिसपे एसपीएम हुआ था, ये उससे पहले बीएमएस था, वहां के कमेंट में नहीं पढ़ रहा। फिर मैं अप्रोच पे आऊंगा और अप्रोच के बाद ग्रिड पे आऊंगा और फिर करीब आपके सेशन को कंटिन्यू करेंगे। The overall result of 24% in this session is significantly lower than the previous session of 36%। जब बीएमएस होता था तो 36% रिजल्ट आता था, अब रिजल्ट कितना हो गया जी 24%। ये उस वक्त बात हो रही जब पहली बार एसपीएम हुआ था। पुअर परफॉर्मेंस वाज नोटेड इन क्वेश्चन दैट वर लेस फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड। एग्जामिनर खुल के चैलेंज दे रहा है कि भैया तैयारी अच्छी करके आना, मैं पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा, बार बार पूछूंगा, वो एरियाज जो लेस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो एरियाज जो लेस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ऐसा एग्जामिनर कह रहा है कि आपसे कहा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? विच रिफ्लेक्ट सिलेक्टिव स्टडीज, सिलेक्टिव स्टडीज को आपने ताला लगा देना है, सिलेक्टिव स्टडीज पे कोई काम नहीं करना, सिलेक्टिव स्टडीज को नो कर देना है। दूसरी बात वही उसने कही, सेकेंडली इट वाज नोटेड दैट सम एग्जामिनर्स स्ट्रगल इन अप्लाइंग लर्न कॉन्सेप्ट टू द गिवन सिनेरियो।
स्ट्रगल इन अप्लाइंग लर्न कॉन्सेप्ट टू द गिवन सिनेरियो की प्रैक्टिस करिए। ड्यू टू दिस रीजन दे एंडेड अप डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट दैट वुड विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द गिवन सिनेरियो एंड ऑफर्ड वीक एक्सप्लेनेशन एंड रिकमेंडेशन। पूरी एक्सप्लेनेशन और रिकमेंडेशन इतनी अच्छी नहीं आई। अच्छा, तीसरी इसने वही बातें की हैं जो पहले भी की थी कि यार क्या आप, अच्छा एक और बात इसने यहाँ पे नहीं की, मगर खैर वो आपको पता है, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। तीसरा इसने कहा था कि लोग सिर्फ 2 पेपर की रिक्वायरमेंट के लिए बैठ के आ गए, उसको ऐसा लगा कि इतनी खराब तैयारी है। ठीक है, जो कि शायद अब ऐसा नहीं होता, अब लोग थोड़ा समझदारी का मुजाहरा करते हैं। तो भाई ये बात समझ आ गई, सेलेक्टिव स्टडीज नहीं करनी है, सिनेरियो पे काम करना है और अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करके जाना है। ये 3 आपके डिलीवरेबल्स हैं, आप इस बात को समझ लें। एग्जामिनर ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको पिछले 3 अटेम्प्ट में लगातार हैट्रिक हो चुकी है, ये बातें की हैं। ठीक है, तो प्लीज इस पे काम कर लें। अब हम आ जाते हैं रिमेनिंग अप्रोच पे। भैया हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए रिमेनिंग टाइम के लिए? एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं अक्सर करता हूँ, देखिएगा प्लीज, ये CFAP 3 की अप्रोच होनी चाहिए थी। ठीक है, रिकमेंडेड अप्रोच ये होनी चाहिए थी खैर CFAP 3 की, जो मैंने पहले से स्क्रीन पे आपके सामने अपेयर कर दी है। दिस इज द रिकमेंडेड अप्रोच कि आप पहले अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करो। ये जब हम सेशन शुरू करें तब भी बच्चों से बात करते हैं कि अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करो, लेक्चर से लो, किताब से लो, गूगल से कर लो, ChatGPT से कर लो, जो अच्छा लगे। कोई और किताब फॉलो करनी है वो फॉलो कर लो, नो इश्यूज, मगर अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करो, अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद उसके पॉइंट को कहीं लिखो, सही है। लिखने के बाद उसकी समरियां बनाओ, अपनी समरियों को फिर रिवाइज करो, अपनी समरियां बनाओ, राइट डाउन योर ओन समरीज और फिर इसको रिवाइज करो और फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करो कंप्लीट। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप जब प्रैक्टिस करने जाएंगे, देखें अब ये टाइम तो गुजर गया, अब इस चीज का टाइम आ गया। इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ ताकि आपको परेशानी हो। देखिए अब आपने जो काम करना है ना, वो ये काम करना है। मैंने आई थिंक इसको भी कहीं लिखा हुआ है, हाँ ये देखें हाउ टू प्रैक्टिस। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, देखिए 2 हफ्ते हैं। रिटन प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की है, सॉरी के साथ, माजरत के साथ, आप सेफ नहीं है, आप डेंजर जोन में, आप रेड जोन में, आप परेशानी में जा सकते हैं, खुदा ना खास्ता। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हमें प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना चाहिए, ये देखिए जी 3 बातें। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, पहले तो अपने जहन से ये निकाल दें कि मैं ओरली सॉल्व करूंगा। ओरली सॉल्व करना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। चलो ठीक है, पूरे सेशन अगर आपने ओरली सॉल्व कर भी लिया तो मैं आपको आज कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं, इस वक्त कह रहा हूं, पेपर से 2 हफ्ते पहले कह रहा हूं कि अब आपको रिटन प्रैक्टिस पे जाना है। रिटन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपने बुलेट पॉइंट बना लिए, नो, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं करेंगे। आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है तो फुल फ्लैज करनी है। फुल फ्लैज का मतलब होता है कि यार पूरा आपने आंसर एंड तक लेके जाना है। जैसा पेपर में लिखते हैं ना, अगर 10 मार्क का सवाल है तो ये नहीं कि आप 10 मार्क के सवाल के कुछ पॉइंट बना के छोड़ दें। जैसे आपने पेपर में लिखना है वैसे आप लिखने की प्रैक्टिस अभी से शुरू करते हैं। ईमानदारी से बताइएगा, यस और नो में जवाब देंगे। ईमानदारी से बताइएगा कितने लोगों ने फुल फ्लैज रिटन प्रैक्टिस शुरू कर दी है, यस और नो में जवाब देंगे। फुल फ्लैज का मतलब मैं ये नहीं कह रहा ओरली, फुल फ्लैज का मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा बुलेट पॉइंट। मैं कह रहा हूं जितना आपको एग्जामिनर में लिखना है, फुल लेंथ का आंसर जो आपका है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है, जो आपने पेपर में लिखना है उस हिसाब से आपने प्रैक्टिस कर दी है, यस और नो में जवाब देंगे, कोई मसला नहीं है। ईमानदारी से बताएंगे, मैं नाम नहीं ले रहा ताकि परेशानी ना हो, मगर आप सर अपने आप को तो जवाब दें, अपने आप को तो सेटिस्फाई करें, यस और नो में जवाब दें। कितने लोगों ने सिंसियरली स्पीकिंग रिटन प्रैक्टिस फुल फ्लैज शुरू कर दी है, चाहे 1 दिन पहले शुरू की हो, चाहे आज शुरू की हो, मुझे इससे सरोकार नहीं है, शुरू कर दी है। ठीक है, आंसर आ रहे हैं, नहीं किए, नो सर, यस शुरू कर दिए, दैट्स गुड, यस कर दिए, दैट्स ग्रेट, शुरू कर दिए, ठीक है, नो, नो, यस, नो, नो, इंपॉर्टेंट चैप्टर की है, ठीक है, नो, यस। अच्छा, अब यार प्लीज यार एक बात ध्यान में रख लें, मेजोरिटी नो आ रहे हैं, कुछ यस आ रहे हैं, यस वाले जबरदस्त है। अच्छा, जो यस वाले मैं उनसे मुखातिब हूँ, नो वालों ने तो करनी है, यस वालों से मुखातिब मैं हूँ कि यार अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो एक काम कर लो। और नो वालों से भी मुखातिब हूँ कि चलो यार अब आप प्रैक्टिस शुरू करोगे ना, तो एक तो ये कि कंप्लीट आंसर लिखना है, जैसे मैंने बात की है, कंप्लीट आंसर लिखना है। दूसरा काम ये करना है कि कंपेयर योर आंसर विद सजेस्टेड सॉल्यूशन एंड मार्क योर सेल्फ। अपने आप को मार्क करें, अपने आप को मार्क्स दें, अपने आप को बताएं कि मैंने 10 मार्क में कितने स्कोर किए, अरे मेरे कितने पॉइंट सही थे, मेरे सारे पॉइंट सही थे क्या, ऐसा है, ऐसा है तो लिख दें, मेरे सारे पॉइंट गलत थे, कोई बात नहीं, ये भी लिख दें। आपने अपने आप को इवेलुएट करना है पेपर से 2 हफ्ते पहले। यार मैं कहाँ खड़ा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टाइम है, 2 हफ्ते बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। ठीक है, दूसरे पेपर भी हैं, मैं मानता हूं, एक तो ये कि यार CFAP 3 के साथ ईमानदारी से बताइएगा, हम सबसे सौतेला सलूक करते हैं, ईमानदारी से बताइएगा आज तक इस अटेम्प्ट में क्या आप एग्री करेंगे कि आपने सबसे कम टाइम CFAP 3 को दिया? जितने पेपर आप दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, मुझे इससे नहीं पता, मगर क्या आप एग्री करेंगे, यस और नो में जवाब दें कि सबसे कम टाइम हमने CFAP 3 को दिया है, यस और नो? हाँ, ऐसा है नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखिए सेशन हमारा अपना है, आपस का सेशन है हमारा, हम अपने आप से बातें करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि हाँ यार हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं।
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया ना, कोई बात नहीं। अब हम अपने टाइम को बचाएं ना यार। अच्छा 50 से 65% आंसर मैच हो रहा है मुनीस मुश्तबा, नॉट बैड एट ऑल यार मुनीस। अगर तुम्हारा सबसे जैसे कहते हैं आंसर 65% ही मैच हो रहा है, 50 से 65% ही मैच हो रहा है, कोई मसला नहीं है। आप ये प्रैक्टिस शुरू करो, कंपेयर योर आंसर, और उसके बाद क्या करो जब आप मार्क करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट डाउन ऑल मिसिंग पॉइंट विद डिफरेंट पेन कलर। उसी सवाल के नीचे आपको डिफरेंट कलर से जो मिसिंग पॉइंट है वो लिखने हैं, जो आई कैप ने या आईसीसीए ने या आई कैप के स्टडी टेक्स्ट ने, जहां से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पे जो मिसिंग पॉइंट है वो लिखने हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जिसको मैं BFD में कहता हूँ, आप लोगों को याद होगा, मिस्टेक लॉग। अब यहाँ मिस्टेक लॉग कहना मुनासिब नहीं है, मगर इट इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल इन BFD कि भैया एक जो है ना मिस्टेक लॉग बना लो। इससे फायदा ये होगा, देखो अगर जो तुम्हारा 50-60% सही हो रहा है ना मोनेफ, वो 50-60% मसला नहीं है, वो तो तुम अभी भी सही कर रहे हो ना, वो तुम पेपर में भी कर दोगे। मसला जो कहाँ पे आएगा, मसला आएगा उस जगह पे जहां पे तुम्हारा गलत हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? मसला कहाँ आएगा जहां गलत हो रहा है, मसला ये हो रहा है जो मिसिंग पॉइंट है। आप इन मिसिंग पॉइंट्स को किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई करके लिख दें, ताकि आपको ये सवाल बार 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 नहीं देखना पड़े। अच्छा मिसिंग पॉइंट देख के घबराने की जरूरत नहीं। शुरू में ऐसा होगा कि आपका आंसर एग्जामिनर से बहुत ज्यादा मैच नहीं करेगा, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये मेरा अपना बनाया हुआ आजमाया हुआ फॉर्मूला है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये फीलिंग आएगी कि हाँ यार चीजें बेहतर होती जा रही हैं, हाँ यार मैं एग्जामिनर के थोड़ा थोड़ा करीब आ रहा हूँ। मैं अगर एग्जामिनर के 80% 75% भी करीब आ गया तो यार ये तो मेरी जीत है, ये तो मेरी जीत है। ठीक है, 50-55% से स्टार्ट करें, कोई बात नहीं। अगर आपका 30-40% भी शुरू में सही होता है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट पता है। हाँ अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, उल्टे सीधे आप डंडे, मतलब जैसे कहते हैं ना उर्दू, मतलब में कहते हैं ये, क्रिकेट में भी कहते हैं कि ऐसे आप जो है ना वो बैट चला रहे हैं, ऐसी अंधेधुंध जो है ना बैटिंग कर रहे हैं, तो वो मुनासिब नहीं है। आप सीधी कितना, आपने अंधेधुंध बैटिंग नहीं करनी है यार, सेंसिबल बैटिंग करनी है जी, देख के बैटिंग करनी है। रोहित शर्मा भी छक्के चौके मारता है ना यार, मगर वो देख के मारता है रोहित शर्मा। ठीक है, आंख बंद करके नहीं घुमाता कि चलो लग गया तो लग गया, वरना कोई बात नहीं यार, अगले मैच में वापस अच्छा खेल लेंगे। आफरीदी वाली अप्रोच से नहीं खेलना है यार। मेरी बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब है कि भैया आपकी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ रिवीजन हो चुका है, अब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने अपना बेस्ट लगाया, उस बेस्ट लगाने के बाद आपने कंपेयर किया, अपना कंपेयर करने का आंसर बेस्ट बेस्ट अपना बेस्ट लगाने का अपना आंसर लिखा, उसको कंपेयर किया, और जो मिसिंग पॉइंट है कोई बात नहीं, उसको वेलकम किया, उसको लिखा, ताकि पेपर में जाने से पहले इन मिसिंग पॉइंट्स की इन्वेंट्री आपके पास बनी है। क्या ये बात समझ आ रही है? मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा मैं आपसे। हाँ 2 हफ्ते भी है यार, अगर 2 हफ्ते में भी ये बात कर लेते हो और आपका पेपर निकल जाता है तो मेरे सेशन का पर्पज अचीव हो जाएगा। इस सेशन का पर्पज सिर्फ और सिर्फ यही है, इन सेशन का पर्पज यही होता है कि यार आपकी अटेम्प्ट बच जाए, किसी तरीके से, किसी तरीके से आपकी अटेम्प्ट बच जाए यार। मेरी बात समझ आ रही है? और ये आप ध्यान में रखो कि यार ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगा नहीं होगी, ये टाइम की इन्वेस्टमेंट रहेगा नहीं होगी, आपका CFF 3 FTM भी इंप्रूव होगा इंशाल्लाह, आपको MSA 2 में भी जाके आसानी होगी। जब MSA 2 में आप हमसे मुलाकात करोगे तो वहां भी हम ये बात करेंगे कि सिनेरियो में कैसे अप्लाई करना है, तो वहां भी ये रिटर्न प्रैक्टिस आपकी जो यहाँ होती है, जो आपकी स्किल्स क्रिएट होंगे, वो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्लियर है बात? हमें आगे बढ़े तो रिमेनिंग अप्रोच क्या करनी है मैंने आपको बता दिया, कि अगर कोई कॉन्सेप्ट पक्का नहीं है उसे कॉन्सेप्ट पक्के करो, उसके कॉन्सेप्ट पक्के करके उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, उसकी समरियां बनाओ, और फिर प्रैक्टिस शुरू कर दो। प्रैक्टिस कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया। अच्छा, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लास्ट में मैं कहूंगा, ईयरली पेपर जरूर सॉल्व करो यार, टाइमर लगा के ईयरली पेपर जरूर सॉल्व करो, कम से कम 3 से 5 अटेम्प्ट जरूर सॉल्व करो, टाइमर लगा के प्रॉपर प्रॉपर। और अगेन उस प्रॉपर सॉल्व करने के बाद ये काम जरूर प्लीज यार, ये काम बहुत करना। अच्छा कितने लोग ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं, ईमानदारी से बताएंगे यस और नो। जो लोग रिटन प्रैक्टिस कर रहे थे उनसे मेरा सवाल है, क्या आप मिसिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करके लिख रहे हैं? यस और नो, प्लीज यस और नो में जवाब दें, मुझे पता चल जाएगा। हाँ हो रहा है, दैट्स गुड मोनिक मुस्तफा, बेहतरी आ रही है कुछ, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है माशाल्लाह। काफी लोग हाँ ज्वाइन किए, दैट्स गुड यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मैंने कहा ना कि आपने ये सेशन आखिर तक लेना है। सर अरीब के पास बहुत सारा कंटेंट है आपसे डिस्कस करने के लिए, कम टाइम में बहुत सारी बातें करेंगे, टेक्निक से बहुत सारी बातें करनी है, अप्रोच है बहुत सारी बातें करनी है, विंटर 22 पे स्पेसिफिक बहुत सारी बातें करनी है, ताकि आप पेपर में जाओ। और सर अरीब से कल मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि विंटर विंटर का पैटर्न थोड़ा रिपीट हो रहा होता है, तो चांसेस है कि विंटर 22 का जो पैटर्न है, सवाल नहीं कह रहे, पैटर्न पैटर्न जिस तरीके से, जिस अंदाज से, जिस तरीके से उसने सवाल पूछे हैं, वो अंदाज हो सकता है विंटर 23 में भी रिपीट हो जाए। इसलिए ये सेशन आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं छोटी सी बात एक और करूंगा, फिर मैं सर अरीब को जो है वो हैंड ओवर करता हूँ। अच्छा एक बात और, वो ये कि सर अरीब आ गए हैं? एक मिनट, सर आप हैं हमारे साथ? सर अरीब, एक मैं ग्रेड दिखा दूं फिर मैं जरा बात करता हूँ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर अरीब? वालेकुम सलाम सर। जी अल्लाह का शुक्र।
अच्छा सर अरीब जो है माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड, MSc 1 पढ़ाते हैं, CFA 3 पढ़ाते हैं, CFA 3 का अच्छा खासा एरिया करते हैं, प्रैक्टिकली एबर्ट में माशाल्लाह काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ठीक ठाक रख रहे हैं, और जो इनका स्टूडेंट्स के लिए एफर्ट है बड़ा ज़बरदस्त है। सर मैं सिर्फ आपसे 2 से 3 मिनट और लूंगा, फिर आप जरा कंटिन्यू कर लीजिएगा। मैंने 2:35 कम्युनिकेट किया था, बट 2-3 मिनट थोड़ा सा लेट शुरू होने की वजह से मुझे लेने पड़ रहे हैं। ओके सर। अच्छा जी, तो एक बस बात हम एक नज़र ग्रिड पे डाल लें, और फिर हम जो है क्या कहते हैं ये सेशन सर अरीब को देंगे, और जो आपको स्पेसिफिक गाइडेंस है, क्वेश्चन रिलेटेड गाइडेंस है, एग्जाम रिलेटेड स्पेसिफिक गाइडेंस है, वो फिर आपको सर अरीब दे रहे होंगे। मैं आपको स्ट्रेटजी वाइज, सही है ना, ओवरऑल अप्रोच वाइज सारी बातें कर रहा था। अच्छा ये स्क्रीन पे आपके सामने ग्रिड आ गई है, ठीक है, इवन तो ये हमारा प्लानर भी था। आई थिंक ये ग्रिड आपके पास आ जानी चाहिए, आ गई है जी ग्रिड आपके पास, सबके पास आ गई है जी। अच्छा अब आप देखें जरा ग्रिड, ये एक कंपैरिजन था, ये हम अक्सर बनाते हैं, अभी वो बात करने का टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ एक चीज बतानी है आपको कि यार ये जो ग्रिड है ना एग्जामिनर की अपडेटेड ग्रिड है, पहले ये ग्रिड नहीं थी ना, ठीक है। इसमें ये जो डी वाला पार्ट है ना, देख रहे हैं आप, ये पार्ट तो पहले पूछा ही नहीं जाता था। तो इस पार्ट में बड़ी इन्वेस्टमेंट करिएगा। इस पार्ट को बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे सर हम लिमिटेड करके चले जाएं, थोड़ा सा करके चले जाएं, नहीं, इसका परफेक्ट सवाल आएगा, और इसके 2 सवाल भी आ सकते हैं, एक आध अटेम्प्ट में इसके तकरीबन 1.5-2 सवाल भी बने, यानी कि हमें एक और सवाल में भी इसका एलिमेंट नजर आया, एक सवाल तो था। दूसरा ये कि ये एरिया ऐसा है जो MSc 2 में डायरेक्टली हिट करता है, क्योंकि MSc 2 में इसका सवाल लाजमी आता है। तो ये ग्रिड है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको ध्यान में ये देखें, एग्जामिनर ने ग्रिड दी हुई है ना, इसमें देखें सारे 20 के 20 चैप्टर कवर हुए हैं। शुरू के 9 चैप्टर एक ग्रेड में, अगला एक चैप्टर 10वां चैप्टर एक ग्रेड में, ठीक है, फिर अगले 5 चैप्टर 11 से 15 एक ग्रेड में, फिर 16-17 चैप्टर एक ग्रेड में, और 18-19-20 एक ग्रेड में। पूरा आईकैप का स्टडी एक बड़ा ऑर्गेनाइज मैनर में ग्रेड के हिसाब से अलाइन हुआ है, सीक्वेंस बिल्कुल ग्रेड के हिसाब से अलाइन हुई है। तो प्लीज यार मैं ये कहूंगा कि अगेन सिलेक्टिव स्टडी पे ना जाएं, ग्रेड में सब चीजें आ रही हैं, पूरा कोर्स आ रहा है, और सबकी वेटेज आपके सामने है, और ये फॉलो भी हुई है। समर 22 के मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए इत्तेफाक से, कि समर 22 में हम देखें ग्रेड ऑलमोस्ट फॉलो हुई है। 10 से 15 की ग्रेड थी, 15 मार्क का पूछा, 15 से 25 की ग्रेड थी, 21 मार्क का पूछा, 25 से 30 की ग्रेड थी, यहाँ थोड़ा थोड़ा कम कर लिया, 10 से 15 की ग्रेड थी, यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, 25 से 30 की ग्रेड थी, 27 का पूछा। तो ये ग्रेड फॉलो होगी, इसका मतलब है सेलेक्टिव स्टडी पे नहीं जाना। प्लीज यार आप जो है इस ग्रेड को जरूर रिस्पेक्ट दीजिएगा। एथिक्स का एरिया का वेटेज है, एथिक्स को आप आखिर में कर रहे हो, छोड़ रहे हो, गैर मुनासिब बात है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, IT की भी अपनी इंपॉर्टेंस है यार, ठीक है जी। ये बात समझ आई आपको? क्या ये बातें क्लियर है? ओवरऑल अप्रोच में मैंने बात कर ली, आपको रिमेनिंग टाइम में क्या करना है बात कर ली, कॉमन मिस्टेक्स में मैंने आपसे बात कर ली। सर आप कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। मैंने आपको होस्ट बना दिया सर, आप अपने पास प्लीज रिकॉर्डिंग जो है ना वो ऑन कर दीजिए, ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड होता जाए। मैंने अपने पास सही है। ठीक है, सेकंड सेशन सर रीप कंटिन्यू।